नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। पिछला वीडियो आपने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम के बारे में, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब आप ये चीज समझिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में यही बोला था कि भाई अपन क्या पढ़ेंगे, उनके सवाल पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षा में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक ये चीज नहीं पढ़ेंगे तो दोनों चीजों का आपस में एक इंटरलिंक है, ये एक दूसरे से संबंध है, और वो संबंध जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक उनके सवाल करवाने से कोई मजा नहीं आएगा। आप एचसीएफ की सारी टाइप्स मैंने आपके सारे एग्जांपल करवा दिए। आज अपना एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट यानी छोटी से छोटी, उसमें पढ़ी थी अपन हाईएस्ट, इसमें पढ़ रहे हैं लोएस्ट, उसमें बड़ी से बड़ी और इसमें छोटी से छोटी। और इसको अपन मैंने कहा कि एलसीएम एल और लघुत्तम समावर्त्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? क्या दो या दो से अधिक संख्याओं का लस्य वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या होती है जो दी गई सभी पूर्णांक संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। कैसे? आपको यहां पर 8, 16, 24 और 36 ये संख्याएं दे रखी है। अब इनका अगर आपको लस्य पूछा जाए तो इनका लस्य आएगा ना, वो लस्य ये होगा कि अगर 8 का भी उस संख्या में भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 16 का भी देंगे तो भी पूरा पूरा भाग, 24 का भी पूरा पूरा भाग और 36 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी इनका लघुत्तम समावर्त्य जो आया है वो आया 144। मैंने यहां पे यही तो लिखा, क्या दो या दो से अधिक, देखो दो से अधिक संख्याएं हैं, उनका लस्य वो छोटी से छोटी संख्या पूर्णांक संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और विभाजित भी कैसी? ये पूर्णतः विभाजित, इससे भी पूर्णतः विभाजित, मतलब सभी संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित होगी, वो उनका क्या कहलाएगा, लस्य कहलाएगा। ये सारी चीजें अपने समझ में आ गई कि हाँ लस्य वही होगा, किसी भी संख्याओं का लस्य होगा कि वो दी गई सभी संख्याओं का उस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, कैसे लस्य निकालने की विभिन्न विधियों का अपन विस्तार से ऐसे अध्ययन करेंगे। पहली टाइप है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे मैं आपको बोल दूं साहब कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहोगे 12, 6, 2, 3, 3, 1, 1 और 1, तो आप ये लिखोगे कि 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका कि हाँ साहब ये तो हो गया। इसमें आपने इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 3 की घात है 1 और 1 की घात भी 1। अरे 3 कितनी बार आया हुआ है, एक बार है। अगर 2 बार होता तो अपन 3 की यहां पर घात कितनी लगा देते, 2 लगा देते, तो ये चीज थी। अच्छा, अब ये आया कि पहली है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपको मैंने एचसीएफ में भी पढ़ा रखी है। इसमें भी क्या लिखा हुआ, नोट मैंने क्या लगाया है कि दो कर्मित या कर्मागत या लगातार, इस कर्मित को अपन कर्मागत भी कह सकते हैं और लगातार भी कह सकते हैं, और उसको कह सकते हैं जस्ट इसके बाद में जो आने वाली संख्या, यानी 10 के बाद में क्या आएगी कि 11, 11 के बाद में क्या आएगी 12, 12 के बाद में क्या आएगी 13। ऐसी संख्याएं या दो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से अभाज्य हो, यानी जैसे ये 15 और 16, 15 का भाग 16 में नहीं जाता पूरा पूरा, और 16 का भाग 15 में पूरा पूरा नहीं जाता है। 15 और 17, 9 और 16, यानी इनमें आपस में पूरा पूरा एक दूसरे से कोई भी ये विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याओं में अपन एचसीएफ निकालते थे, उनका एचसीएफ कितना होता था, 1 होता था। अब यहां पर उनका लसक होगा वो सदैव उनका गुणनफल होगा। वहां क्या होता था, वहां एचसीएफ होता था 1, क्योंकि उनके अंदर किसका भाग जाता था, या तो उनका खुद का जाता है या 1 का जाता है। तो वहां तो अपन कॉमन फैक्टर निकालते थे, तो कॉमन फैक्टर उनमें क्या निकलता था, कॉमन फैक्टर उनमें निकलता था 1। अब यहां पर तो कॉमन फैक्टर तो है नहीं, अपने को लस्य निकालना, तो वो उनका क्या हो जाएगा। अब 15 और 16 का अगर आपको लस्य बोलेंगे तो आप क्या करोगे, क्या 15 का भाग 16 में नहीं जाता है, 16 का 15 में, तो इनका सीधा आप क्या कर लोगे, गुणा, इनका सीधा क्या करोगे, गुणा करोगे। 15 और 17 हो गया, इनका भी आपस में नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, गुणा करोगे। लेकिन
8 और 16 होते तो आप इनका आपस में गुणा नहीं, गुणा करने से भी आ जाता, गुणा करने से भी आ जाता, लेकिन वो सबसे छोटी राशि नहीं होती, वो सबसे छोटी राशि नहीं होती। 8 और 16 का आप गुणा करते तो ये 160 के ऊपर आ जाता, लेकिन अब यहां 8 और 16 में आपका दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 में 16 का भाग एक बार, और इसी 16 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, यानी 8 और 16 का लक्ष्य क्या होगा, 16 होगा। लेकिन 15 और 17 का लक्ष्य क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा। ये चीज मैं आपको पढ़ाना चाह, एग्जाम्पल में आपके समझ में आना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे 15 और 16 मैंने आपको बता दिया, नहीं बैठी बात, 15 और 17 बता दिया, 9 और 16 बता दिया, जब आपस में वो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती। अब यहां पर है, देखिए अब ये विभाजित नहीं हो रही है, 8 का 16 में हो रहा है, 8 का 24 में हो रहा है, लेकिन 8 का 36 में नहीं हो रहा है। अच्छा, 8 का 16 का 24 का 36 का, अब आप बोलोगे कि सर इनका कैसे निकालेंगे, तो 8 16 24 36 इनका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, और वो एग्जाम्पल देखिए कैसे, इसी अभाज्य गुणनखंड विधि का। तब आपकी एकदम चीज क्लियर समझ आ जाएगी, हाँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड का आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है 8 24 60 और 150 का गुणनखंड विधि से लक्ष्य निकालो। ये एसएससी जीडी 2012 में सवाल आ रखा है। अब इसका आप अभाज्य गुणनखंड से निकालोगे, तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको निकालना आता ही है भाई। ये आ गया 18 2 9 3 3 3 और 1 आ गया। फिर आपका कौन है 24, ये लो 24 2 12 2 6 2 3 3 3 और 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आया आपका 60 क्या 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का 1 1 और 1 1 1 की निकाल दो, कोई समस्या इसमें नहीं। फिर 150 में 2 का भाग 75 बार, 3 का इसमें जा रहा है तो 3 का भाग 2 और 5 3 15 25 बार, फिर जाएगा 5 5 1 1 और 1। मतलब आप अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। 18 के लिए आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। 24 के लिए आप क्या लिखोगे के साथ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 60 के लिए क्या लिखोगे कि 2 गुणा 2 3 5 और 1। और 150 के लिखोगे आप 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। अब इसमें आप ये सारी चीज आपने निकाल दी। अब आप इसमें से इसको मैंने कहा कि जो अधिकतम सार्वजनिक घात आती है वो घात आपको लेनी है। अब देखिए इसमें देखिए, इसका आप ये लिख सकते हो 2 की घात 2 और 3 की घात 2 गुणा 1। 3 की घात कितनी अधिकतम 2, यहां 2 की घात अधिकतम कितनी है 3 गुणा 1 लिख सकते हो। 2 की घात है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, या 2 गुणा 3 गुणा 5 की अधिकतम घात कितनी है 2 और गुणा 1। आपको प्रत्येक में से अधिकतम घात लेनी है। अब यहां 2 के पद सभी में ही है, 2 है 3 है 5 है, सभी में ही है। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें 5 नहीं है, लेकिन सभी से पद लेने, लेकिन उनकी घात क्या लेनी है अधिकतम लेनी। यहां 2 की घात कितनी है 2 है, 1 है, लेकिन यहां पर 2 की घात कितनी है 3। आपको 2 की घात 3 लेनी। 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 1 1, तो अपन अधिकतम घात कितनी है वो लेंगे। यहाँ 5 1 है, लेकिन यहाँ 5 की घात कितनी है 2 है। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आप इसको कैसे करोगे,
तो आप इसको ऐसे करोगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। क्या हुआ कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72। अच्छा 24 दिया 72 हो गया। अब 72 गुणा 25 ये करोगे तो आप इसका लघुत्तम समावर्ती आ जाएगा। अब 10, 1 7 पंजा 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपके 14। सही है। 0 0 8 1800। इनका लघुत्तम कितना आ गया 1800। ये है 1800। अच्छा ये तो आ गया 1800, लेकिन अपनी शर्त क्या है वो तो देखो। शर्त ये है कि इस 1800 में इस 18 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इस 24 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इस 60 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और इस 150 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये शर्त है। अगर ये शर्त सही कर रहा है तो फिर अपना आंसर सही है, अपना लघुत्तम सही है, जो अपने पॉलिसी पढ़ी वो सही है। देखो कैसे कि 1800 में 18 का भाग 100 बार, 1800 में 24 का भाग 2 का भाग 9 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 450, 2 का भाग 6, 450 बटे 6, 2 का भाग गया 3 बार और 2 का भाग 200, 250, 225। अब 225 में 8 7 दिया 21, 1 और 5 3 15, 75 बार पूरा पूरा भाग गया। और पीछे बचा कौन आपका 60। तो 60 में 1800 में पूरा पूरा जाता ही है, ये 60 ये 36 18 30 बार। अच्छा पीछे 1800 में 150 का 0 0। अब यहां पर आप जैसे भी जिसकी इच्छा उससे काट सकते हो। 5 का भाग 3 बार, 5 का 3 बचे 3 और 6 पंजा 30, 3 में 3 और इसमें 12 बार। बराबर। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि हमारा ये जो पहला लॉजिक था वो हमने पूरा कर लिया। इस लॉजिक में गुणनखंड विधि में हमारे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणनखंड विधि में क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। सारों गुणनखंड में जिसकी घात अधिक होती है वो आपको लेना है, जिसकी घात अधिक। जैसे यहां 2 है, मेरी बात सुनिए, यहां 2 है, यहां कहीं पे भी 2 नहीं होता तो आपको ये 2 लेना ही था। ये नहीं कि 2 में घात ही नहीं, अरे भाई 1 तो है उसके ऊपर घात, इनमें 2 कहीं है नहीं, तो आपको गुणनखंड लेना है, सारा गुणनखंड लेना है, लेकिन गुणनखंड वो लेना है जिसकी घात क्या हो, अधिक हो। ये हो गई पहली विधि आपकी। अच्छा इसके बाद में पहली तो हो गई गुणनखंड यानी गुणा विधि, दूसरी आपकी है भाग विधि, टाइप 2। कौन सी है, भाग विधि। ये भाग विधि आपने याद करो, आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे। यही 2 संख्याएं दे दी जाए आपको और भाग विधि से उनका लस्य ज्ञात करो। भाग विधि से लस्य ज्ञात, जैसे अभी अपन ने पीछे क्या निकाला था, पीछे क्या निकाला था, एक अपन निकाला था 150 और 1800 को निकाला था भाई। 1800 लघुत्तम आया था उसका और 150 उसमें संख्या थी, ये आपने पढ़ा ना। तो उसका आप देखो, मैं बताता हूं कैसे इसमें भाग दिया आपने। ये सवाल आपके इतने टफ आते हैं और आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, और मैं इसी अभी समझाऊंगा और इसी से सवाल बन जाएगा वापिस। देखो 150 का भाग 118 में कितनी बार गए, पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा 12 बार गया, शायद 12 बार गया, ये तो पूरा पूरा गया। यानी अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 2 ऐसी संख्या जिनका भाग देने पर भागफल क्या है 12 आए और शेष फल कुछ बताया जाए। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ले जाके दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये 75 ले लेता हूं मैं, 60 ले लेता हूं और यहां ले लेता हूं मैं 6 7। 7 का भाग 7 8 56,
सातों 8 56, बच गए 4। अब ये 7 यहां आ जाएंगे, 7 का भाग गया एक बार, बच गया 3। किसका भाग दिया? 4 का। अच्छा कितनी बार गया? 1। किसका भाग दिया था? 3 का, 3 बार, और पीछे बचा 0। अब आपसे ये चीजें पूछी जाए, अब आपसे ये चीजें पूछी जाए, क्या पूछी जाए? शेष फल बता है 8 1 1 1 3 और अंतिम भाजक हो 1, वो पहली दो संख्याएं कौन सी थी? सवाल आपसे क्या पूछ, वह दो पहली संख्याएं कौन सी थी जिनके शेष फल क्रमशः 8 1 1 और 3 है तथा अंतिम भाजक 1 है। सवाल क्या पूछा गया कि वह पहली दो संख्याएं कौन सी है जिनके शेष फल क्रमशः 8 1 1 3 है तथा अंतिम भाजक कितना है? 1 है। आपको आंसर उत्तर इस प्रकार दिया जाएगा 7 और 64, फिर आपको दिया जाएगा 7 और 60, फिर आपको सी दे दिया जाएगा 7 और 65 और डी आपको दे दिया जाएगा 7 और 70। अब आप इनसे निकालने जाओगे, 7 और 64 से निकालोगे अलग अलग हो जाएगा, 7 और 60 से निकालोगे अलग निकालना पड़ेगा आपको। समय तो 2 जाया हो ही गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे सवालों की भाग विधि मेथड आपको मालूम होना चाहिए। ये पूरी चीज आप भूल जाओ, ये कुछ ऐसा लिखना ही नहीं है आपको इसमें शेष फल कितने बताए कि 8 1 1 और 3 और 4, 3 बार भाग गया तो आपको यही लिखना है 1 2 3 और 4, बस। अंतिम शेष फल कितना है? 3, ये 1 1 और यहां पर कितना है? 8, और अंतिम भाजक कितना है? 1। तब यहां पर क्या आ गया था? 0 आ गया था। 3 का 3 हो गया, 3 और 1 जुड़ के यहां कितने हो जाएंगे? 4। 3 और 1 जुड़ के यहां पर कितने हो जाएंगे? 4। और भाग किसका दिया था? 3 का दिया था। कुछ समझ में आ रही है क्या? अच्छा, फिर ये कितना हो जाएगा? 7। भाग किसका दिया था? 4 यहां आ जाएगा और 7 यहां आ जाएगा। ऐसा कहां आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, वापिस मैं कर रहा हूं आपको, मतलब एक लॉजिक लगाओ इस चीज में। आपको इस खुद को सोचना है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। आप ये चीज देखिए, मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं। हमने किसका भाग दिया था? 60 में 7 का दिया, 7 कितना हुआ? 7 8 56, पीछे बचा 4, ये 7 आ गया यहां पे, फिर 7 का भाग कितनी बार गया? 1, यहां आया 4, पीछे कितना बचा? 3, अब यहां आ जाएगा 4 1 3, 3 बचा, नीचे कितना बचा? 1, अब किसका आ जाएगा? 3, 3 में 3 और गया 1। अब आप सोचो, 1 3 3 कहीं है? 1 3 3 है, ठीक है। अगला अपना क्या हो गया? 3 4 1, सही है। फिर अगला अपना क्या होना चाहिए? 4 यहां होगा, 4 और 3 7 यहां होगा और 1 यहां होगा, बराबर। कैसे आया भैया? ये कैसे आ गया? ये तो 4 हो गया, ये 3 7 हो गया, तो अब ये क्या होगा? इनका गुणा होगा क्या? यहां कितना आना चाहिए? यहां तो 60 आना चाहिए ना, और यहां 7 आना चाहिए ना। यही लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक हमारा क्या है कि 7 का भाग 60 में कितनी बार गया? 7 8 ही 56, 8 बार गया। 8 बार गया कि नहीं गया?
8 बार गया तो 56 आया, पीछे यहां कितने बचने चाहिए अपने शेष? 4। शेष यहां कितना बचना चाहिए? 7 8 56, शेष कितना बचना चाहिए? 4। तो 4 ये है अपना यहां पे, और ये 7 है, तो ये 7, ये 7 8 56, 56 और 4 कितने हो गए? 60। अरे अपन गुणा ही तो कर रहे हैं, ये इनका गुणा और ये जुड़ा भाई, हुआ अपन ने किया क्या? 3 और 1, 3 का गुणा करके 1 जोड़ा तब 4, 4 और 1 का गुणा करके 3 जोड़े तो 7, और 7 और 8 का गुणा करके 4 जोड़ा तो 60। तब अपन कह सकते हैं कि हमारी पहली संख्या वो कौन सी थी? 7 और 6 थी। ये भाग विधि से आपसे पूछा जाएगा, और भाग विधि से ही सवाल पूछे जाते हैं, और इस विधि को तो इसी विधि से ही करना पड़ेगा। तुम देखो हम अलग से वो भाग दे देंगे, उस भाग विधि से चारों ऑप्शन में अलग अलग जाके आपको भाग देना पड़ेगा, तब जाके आपकी भाग विधि आएगी। सवाल क्या बन गया कि वो पहली 2 संख्याएं कौन सी? ये एलसीएम एचसीएफ में ये सवाल पूछा जाता है, और इस सवाल को एसएससी की तैयारी और रेलवे की तैयारी करने वाले इस सवाल को रट लेना, नहीं तो आप, और वन रक्षक वन पाल वाले भी, मैं कह रहा हूं वन रक्षक और वन पाल वाले भी सवाल को देख लेना, ये सवाल आएंगे। भाग विधि ये थी हमारी। अच्छा, इसमें एक और विधि दूसरी भी होती है जो अपने गुणनखंड में अलग अलग किए थे, उसमें इसको एक साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 2 में यह है कि 12 16 और 20 का लेसे भाग विधि से। अब 3 संख्याएं हो गई। अभी मैंने आपको जो बताया था वो कितनी संख्याओं को बताया था? 2 का। उसमें वैसे 5 10 20 संख्याओं को निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में आगे करूंगा। अभी इनका भाग विधि से पूछा जाता तो ये लो, 2 का भाग 6 बार, 2 का 8, 2 का 10, 2 का भाग 3, 2 का 4, 2 का 5। अच्छा, 2 का भाग 3 में 3 जाता नहीं है, 2 बार यहां गया 5 बार, यहां आपका 2 का भाग 3 गया 1 5। अब 3 का लेकर 5 का अलग अलग दो तो भी एक बात है, और इनको काउंट करो तो भी आपकी मर्जी है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 और पीछे कौन बचा? 5। गुणा कर लो, 8 पंजा 40, 4 5 और 20, और इनका लेसर कितना आ जाएगा? 240। इनका लेसर कितना आ गया? 240। यानी इन संख्याओं की सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 240 है, जिससे ये सभी संख्याएं इस संख्या को पूर्ण विभाजित करती है। समझ में आ रही है कि लोएस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि इन दी हुई संख्याओं का ये सबसे छोटा सा छोटा कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणन है, जो ये सभी संख्याएं इसको पूर्ण विभाजित करती। आगे चलो, ये हमारी टाइप 2 थी, टाइप 2 थी। भाग विधि से करें या, अब इसमें आप एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए, और वो एग्जाम बड़ा मस्त एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 3 है कि कम से कम कितने किलो गेहूं, कम से कम कितने केजी गेहूं को 10 केजी, 50 केजी और 80 केजी के वाट, वाट यानी मापक से तोला जा सकता है। अब आप ये कहोगे कि सवाल क्या है, समझ में नहीं है। सवाल है कि कम से कम कितने केजी गेहूं को 10 किलो के माप से भी तोला जा सकता है, 50 किलो के वाट से भी तोला जा सकता है, 80 किलो के वाट से भी तोला जा सकता है। आप बोलोगे सर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बिल्कुल वाजिब बात। देखो, आपको उस गेहूं की मात्रा मालूम नहीं है, ये इसमें गेहूं है, इसमें गेहूं की ऐसी मात्रा है
यदि आपके पास 50 किलो का एक ही बाट हो तो भी आप इस पूरे गेहूं को बराबर भागों में बांट सकते हो। आपके पास अगर 80 किलो का बाट होगा तो भी आप उसको बराबर भागों में बांट सकते हो, और 10 किलो का बाट होगा तो भी आप इसको बराबर भागों में बांट सकते हो। लेकिन इस चीज से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यदि आपके पास 10 किलो का बाट होगा तो इसके टुकड़े क्या होंगे, अधिक होंगे, ये स्वाभाविक बात है। 50 केजी का होगा तो टुकड़े इससे तो क्या होंगे, कम ही होंगे, और 80 किलो का वाट होगा तो टुकड़े सबसे क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आ रही बात में? कैसे? कैसा माल बराबर हौड़ हवज बन गया। अरे मैं बताता हूं भाई कैसे। ये 12 केजी गेहूं है, मैं आपको 3 वाट दिया। एक तो मैंने आपको दिया 2 किलो का, एक मैंने आपको दे दिया 4 किलो का, और एक मैंने आपको दे दिया 6 केजी का। तो 2 किलो वाले वाट से तो अपन इसमें कितने धड़े करेंगे, 6 धड़े हो जाएंगे कि नहीं होंगे? 2-2 किलो भरेंगे तो 12-12 किलो को भरने में कितनी वाट हमें लगेगा? समय और वही क्लास याद करो, ताकत वाली। अगर आपके पास 4 किलो का वाट होगा तो आप इसको कितनी बार करोगे? 3। और 6 किलो का वाट होगा तो कितनी बार करोगे? 2 बार। समझ में आ गई ना बात? ये सेम ऐसी है, वो चौराहे पे जो बत्तियां जलती है बुझती है, वो सेम यही पैटर्न है। वो बत्तियां आपकी मैं यहां जला दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक जाओगे क्लास के अंदर और लास्ट तक देख लोगे, तब हमारे समझ में आ गया कि हमें इस 10 का, 50 का और 80 की एक ऐसी संख्या लेनी है, उस संख्याओं को ये तीनों ही संख्या विभाजित पूर्णत कर दे। आगे भाषण तो इनका क्या लेना? लसब। लसब कैसे? सबसे आसान विधि लसब की वही है, चुपचाप किसी को पूछना ही नहीं। 2, 5, 25, 40, 2, 5, 25, 20, 2, 5, 25, 10, 2, 5, 25, 5, 5, 1, 5 और 1, और लास्ट में बचे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पौन 80, 80 पंजा 400। यानी गेहूं की कुल मात्रा कितनी थी? 400 किलो थी। तो अपन उसको 80 के वार से तोलते तो इसके कितने धड़े बनते? 5। 50 के करते तो इसके धड़े बनते 8, और 10 से तोलते तो इसके धड़े बनते 40। बस। अब आपसे धड़े नहीं पूछे, आपसे ये पूछा था कि गेहूं की एक ढेरी है और आपको 10 किलो, 50 किलो और 80 किलो के वाट से तोलना है, तो वो गेहूं कितना है? वो इससे तोल रहा है, इससे तोला जा सकता है, लेकिन वो गेहूं कितना है? तो गेहूं आप क्या कहोगे कि वो साहब 400 किलो। क्यों? क्योंकि आपको क्या मालूम है? उनका लेस्य मालूम है, उसका कॉमन फैक्टर मालूम है। सबसे छोटे से छोटा गेहूं होगा तो वो कितना होगा? 400। चलो आगे चलते हैं। इसकी टाइप थर्ड की बात करते हैं। तो टाइप थर्ड आपको मैंने उसी में भी पढ़ाई थी। टाइप नंबर 3 दशमलव। दशमलव संख्याओं का लेसे। दशमलव संख्याओं का लेस्य कैसे निकालोगे? तो इसका मैंने एचसीएफ में जो स्टेप बताया था वही यहां बता रहा हूं कि पहला आपको क्या काम करना है? दशमलव को हटाओ, और उसको क्या बनाओ? पूर्ण संख्या बनाओ। बराबर है? पूर्ण संख्या बनाओ, फिर इनका क्या निकालो? एलसीएम निकालो। और एलसीएम निकलने के बाद में जो एलसीएम आता है उसमें दशमलव लगाओ, जैसा हटाया वैसा, हटाया वैसा। आप बोलोगे ये क्या है सर? अरे भाई तुम्हें करवा रखा है। अब उदाहरण में देखिए, उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, एग्जाम्पल नंबर 4।
ये एएलपी में आया हुआ है, आरआरबी एएलपी 2014 का सवाल है। सवाल क्या है देखो कि 0.6, ये एग्जांपल नंबर 4, 0.6, 9.6 और 0.36 का लस्य ज्ञात करो। बढ़िया आसान सवाल है, इसके आंसर भी दे रखे हैं। ये बी दे रखा है 88.88, सी दे रखा है 28.80 और डी दे रखा है ये। यहां आपको ये संख्याएं देके और अगर ऑप्शन में इस तरह दे दिया जाए तो मैं कह रहा हूं अच्छा गुमराह हो जाएगा, स्वाभाविक बात। लेकिन मैंने जो स्टेप आपको बताया, अगर वो स्टेप आपको मालूम है तो इस सवाल में आप गर्दा मचा देंगे, एकदम कत्ल कर देंगे। कैसे? दशमलव को हटाइए और पूर्ण संख्या बनेगी। इसमें 2 के बाद दशमलव हटाएगा, ये क्या बन जाएगी? 36। इसमें 2 के बाद दशमलव हटाया, ये 960 बनेगी या नहीं बनेगी? 2 संख्याओं के बाद दशमलव हटाएंगे, भैया 0 लगा दो, 2 का दशमलव इधर ही हटाया, 2 का दशमलव हटाया, 960 बनेगी नहीं बनी? ठीक। यहां 2 संख्याओं के बाद दशमलव हटाने से ये क्या बन जाएगी? 60 बन गई। कितनी संख्याओं के बाद में दशमलव हटाया था? ये याद रखना है कि 2 संख्याओं के बाद में अपन ने दशमलव हटाया था। इनका क्या निकालो? लस्य। जो लस्य आएगा, जो एलसीएम आता है, एलसीएम निकालो। दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम निकालो। और जो एलसीएम आता है तो उसमें इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 2880। इनका एलसीएम क्या आएगा? 2880 निकालना पहले तो। 2880 आया, अब वापिस क्या बोला कि जो एलसीएम आता है उसमें दशमलव लगाना, इसमें दशमलव लगाना है। कैसा? कि जैसा हटाया वैसा। हटाया कितना था? 2 संख्याओं हटाया था। 2 संख्या बाद में अपन क्या लगाएंगे? दशमलव। कौन सा आंसर है? ये आंसर सी करेक्ट। ये एएलपी में आया हुआ सवाल था। छोटी परीक्षाएं एसएससी जीडी, वन रक्षक, वन पाल की तैयारी करने वाले, 10+2 की तैयारी करने वाले, लसअप में इस प्रकार के सवालों की पुनरावृत्ति होती है। आरआरबी बैक टू बैक देता है, आरआरसी बैक टू बैक देता है, कहीं पे भी गलती मत करना। चलिए आगे चलते हैं। ये अपनी टाइप थी 3। अब आएगी अपनी टाइप 4। और टाइप 4 में भी आपको लगेगा कि हाँ ये टाइप 4 ऐसी कैसी है। टाइप 4 क्या है वो देखो। टाइप 4 है, देखो कैसी, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स, वाई और जेड से पूर्णतः विभाजित हो। ये टाइप 4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे है? क्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स, वाई और जेड से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। इनका आपको क्या निकालना? एलसीएम। अब गर्दा कैसे मचानी है? वो गर्दा आपको ऐसे मचानी है, एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। 5 एग्जाम्पल आया हुआ है और ये आया हुआ है एसएससी 10+2 2018 में। सवाल क्या है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्ण विभाजित क्या होती है? विभाजित होती है। आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने एलसीएम जो पढ़ाया था ऊपर आपको यही तो कहा था। क्या कहा था? कि एक ऐसी संख्या लसअप होती है, उस संख्या में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। सीधी सड़ बात है। इनका आपको क्या निकालना है? 36, 45, 63
और 80 का गुणनखंड विधि से क्या निकाल दीजिए, लसब निकाल दीजिए। वो जो भी संख्या आएगी वो इनको पूर्ण विभाजित करने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? इसका निकाल के और इसका आंसर क्या आता है वो कमेंट में जरूर करना। आगे देखिए टाइप नंबर 5। टाइप 5 या टाइप 5 में, ये टाइप है आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूं और एकदम आपको सीक्वेंस वाइज कर रहा हूं कि आपके एलसीएम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइप 5 क्या वो देखिए। अच्छा, इसमें टाइप 5 से पहले भी आप रुक जाओ, टाइप 4 थी तो अपन ने पढ़ा था न्यूनतम संख्या, टाइप 4 की वो पहली थी। अब आप टाइप 4 का टाइप सेकंड वर्जन देखिए और वो क्या है। पहली तो मैंने लिखी थी सबसे छोटी से छोटी और अब आ जाएगी सबसे बड़ी से बड़ी। जैसे इसका सेकंड 4 का सेकंड के वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ए में से घटाई जाए तो शेष x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या संख्या है? क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको a में से घटाया जाता है, यानी कोई एक संख्या है उसमें से इसको घटाया जाता है, जो पीछे शेष बचेगा वो यहां पर x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप बोलोगे सर थोड़ा समझ में नहीं है, एग्जाम्पल। बिल्कुल एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? दस हजार, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10,000 में से घटाई जाए तो शेष में आप क्या आ जाएगा 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आपके सवाल समझ में है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 10,000 में से घटाना है, और 10,000 में से घटाया जाए तो पीछे, भाई ये 10,000 है, 10,000 में से मैंने चलो 5400 घटा दिया, 10,000 में से घटे जाए 5400 घटा दिया तो पीछे कितना बचा? यहां पर 4600 बचा। ये 4600 है वो 32 से भी पूर्ण विभाजित होता है, 36 से भी पूर्ण विभाजित होता है और 54 से भी पूर्ण विभाजित होता है। तब आपको क्या मालूम पड़ा कि वो जो भी संख्या होगी वो इनका क्या होगी? इनका क्या होगी? लस्य होगी। इनका क्या होगी? लस्य होगी। इनका जो भी लसअप आएगा उसको 10,000 में से क्या कर देना? घटा देना। आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। अब आपको तो अच्छे से ही मालूम है, आप क्या करोगे? 32, 36 और 54 का क्या निकालोगे? लस्य। इनका लस्य निकालो। जो भी लस्य आया उसको 10,000 में से क्या कर दो? घटा दो। इसका क्या आंसर आता है वो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि या इसका सर या इनका लस्य आएगा वो तो 10,000 में से घटा देना। आपकी टाइप आपके सामने, एग्जाम्पल आपके सामने। एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है
और ये सवाल पूछा गया है RRC रेलवे ग्रुप डी में, 2016 के ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। तो आप देख सकते हो कि ये सवाल कैसे और किस टाइप से आते हैं। अब आपकी टाइप आती है 5 नंबर। टाइप नंबर 5, पानी पिलाओ भाई। टाइप नंबर 5 में क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y और z से विभाजित करने पर हमेशा एक निश्चित संख्या शेष बचाती है। इसकी टाइप लिखो कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y और z से विभाजित करने पर सदैव के, यानी निश्चित है, ये निश्चित शेष बचे। आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया कि नाटक क्या है। देखो क्या है, मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के बिना आपकी बिल्कुल समझ में आएगा भी नहीं। ये रहा है आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि वह, बिल्कुल जैसा मैं टाइप लिखवा रहा हूं वैसा ही एग्जाम्पल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 98 और 105 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। सवाल आया हुआ है MTS SSC 2018। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z किसी से भी विभाजित करते हैं तो सदैव निश्चित एक संख्या के पीछे बचती है। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y की जगह तो आ गया 98 और 105 करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, यानी उस संख्या में कोई एक संख्या है, ये कोई संख्या है जिसमें 98 का भाग देते हैं तो विशेष कितना बचता है 10, और इस 105 का भाग देते हैं तो विशेष कितना बचता है, यानी इस संख्या में 105 का भाग देते हैं तो भी 10, 98 का भाग देते हैं तो भी 10। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए x, y और z का लसे निकाल दीजिए प्लस k को जोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात? समझ में क्या आई कि x, y, z तो क्या हो जाएगा कि जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है, और k क्या है, k वो बचा हुआ शेष, वो आपकी संख्या हो जाएगी। अब इस संख्या का यहां आपके पास क्या है 98 और 105, इसका तो आप क्या निकालोगे, इसका तो आप निकालोगे लसे, जो भी लसे आता है उसमें आपको जोड़ना कितना है, कितना जोड़ना है 10। इनका लस्य कितना आया और ये जोड़ने पर आंसर कितना आया कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि लस्य करना मैंने आपको सिखा दिया है और 10 आप उसमें जोड़ सकते हो, ये पैटर्न है। अच्छा, टाइप नंबर 5। अब इसके एक दो सवाल मैं आपको और दे देता हूं एग्जाम्पल, इसी के एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई। एग्जाम्पल नंबर 8,
एग्जाम्पल नंबर 8 है, 8, 10, 12 से भाग देने पर हमेशा शेष बचता है 5। 8, 10, 12 से विभाजित करने पर शेष सदैव 5 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस संख्या का उत्तर बताना है आपको कि 8, 10 और 12 से क्या ये कोई एक संख्या है जिसमें 8 का भाग दो, चाहे 10 का भाग दो, चाहे 12 का दो, लेकिन शेष हमेशा कितना बचेगा? 5। बता दिया कि इनका तो निकालना है लेस से, और उसमें इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। चलो, इसके बाद में आपका ये हो गया टाइप नंबर 5 कंप्लीट। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 क्या वो देखो। मैं आपको सीक्वेंस करके जोड़ रहा हूं, कहीं आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं। टाइप नंबर 6 देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x, y और z से विभाजित, या ये भी लिखा हुआ होगा भाग देने पर शेष क्रमशः ABC बचता है। अब आप कहोगे कि क्या नाटक हुआ, कि कोई एक ऐसी संख्या है, ये एक संख्या है, ठीक है, इसमें x का भाग देते हैं तो a शेष बचता है, y का भाग देते हैं तो b शेष बचता है, और z का इसमें अगर भाग देते हैं तो क्या बचता है? शेष c शेष बचता है। ये संख्या याद करो। समझ में आ गई ना बात? कि ये ऐसी ये कोई संख्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x का भाग देने पर क्रमशः a, y का भाग देने पर क्रमशः b, और z का भाग देने पर या z से विभाजित करने पर हमेशा क्या बचता है? c शेष बचता है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल नंबर आपका 9। क्या है एग्जाम्पल? कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 14, 16 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 9, 11 और 15 शेष बचाती है। जैसा सवाल लिखा वैसे ही है, जैसी टाइप बताई वैसी है। ये टाइप है, मैं क्यों बता रहा हूं कि टाइपों से आपका पढ़ने का तरीका आसान हो जाएगा। नहीं तो आप हर एक अलग टाइप देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ऊपर 3 चीज, नीचे 3 चीज, अरे वही टाइप सीधा माइंड में आ जाएगा। क्या करना है देखिए, मैंने आपको बता दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x x y y z z। आगे बढ़ गया तो भाई w से शुरू कर दो, कोई x y z से शुरू करना जरूरी नहीं है। अच्छा a b c है, चलो a b c हो गया, और अगला आ गया तो उसको d मान लो, क्या समस्या। अच्छा एक मजे की बात होगी कि ऐसे सवालों में ये जो x में से a घटाओगे या y में से b घटाओगे, z में से c घटाओगे या और किसी में से d घटाओगे, ये अंतर सदैव समान है। आपको केवल मूर्ख बनाने के लिए 4 अलग अलग दे दिया जाएगा, लेकिन अंतर सदैव क्या आएगा? समान आएगा। आप बोलोगे सर समान तो नहीं आएगा, आप हमें करके बताओ। देखो भाई मैंने आपको करके बता दिया।
12 में से 7 गए, कितना बचा? 5। 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5। 16 में से 11 गए, कितने बचे? 5। और 20 में से 15 गए, कितने बचे? अंतर समान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जिससे भाग दे रहे हो, जिन संख्याओं से उस संख्या को विभाजित कर रहे हो उनका आपको क्या निकालना है? लक्ष्य निकालना है। किससे किससे भाग दे रहे हो? भाग दे रहे हो 12, 14, 16 और 20 का, तो क्या निकालना है आपको? इनका निकालना है आपको लक्ष्य। और कितना फर्क बच रहा है? कॉमन फर्क कितना आया? जो भी संख्या आपकी आती है उसमें से इस शेष अंतर को घटा, इनके लक्ष्य में से शेष अंतर को घटाना है। शेष अंतर कितना आया? 5 5 का। सभी में शेष अंतर कितना आया? 5 5 के। 12 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 7। अंतर कितना है 12 और 7 में से? 5 का। कम कितने पड़ गए? 5 ही कम पड़ते। अगर 5 और होते तो पूरा 12 का भाग चला जाता। 14 का भाग दिया तो पीछे बचे कितने? 9। इस चीज को ऐसे समझो, अगर 5 और होता तो 14 हो जाता, 14 में 14 का भाग पूरा जाता तो यहां शेषफल क्या बच जाता? 0 बचता। 16 का भाग दिया किसी संख्या तो शेषफल कितना बचा? 11। यानी अगर 5 और होता तो 16 हो जाता, और 16 में 16 का पूरा भाग जाता तो शेषफल 0 बच जाता। 20 का भाग किसी संख्या में देने पर पीछे कितने बचे? 15। कम कितने पड़े? 5। शेषफल कम कितना पड़ रहा है? 5 ही पड़ रहा है ना। तो आप इनका निकाल लीजिए, 12, 14, 16 और 20 का निकालिए लक्ष्य। जो भी लक्ष्य आपका आता है उसमें से शेष अंतर को क्या कर देना है? घटा देना। मुझे इनका लक्ष्य जो आया उसमें से 5 को घटा के इसका आंसर कमेंट में बता देना। और ये सवाल शायद आपकी नजरों में आया होगा, ये सवाल 2016 पटवारी का है भैया, 2014 पटवारी का। और इस सवाल को मेरा जैसा मूर्ख भी उस समय गलत करके आया, क्योंकि टाइप में मालूम नहीं थी। बाद में पता चला कि टाइप होती है। उसके बाद में आपकी 7वीं और 8वीं 2 छोटी छोटी टाइप्स और बची है। मैं ये चाहता हूं इन टाइपों को आपको करवा देता हूं। 5 मिनट की और बात देखिए। टाइप नंबर 7। क्लास में कुछ मूर्ख बैठे हैं जिनको आलस आ रहा है, ऊंचे नीचे कूद रहे हैं, भाई मैं उनसे निवेदन है पढ़ लो। ये है घातांक का लक्ष्य, यानी उनका LCM। भाई घातांक मैंने HCF में क्या पढ़ाया था? एक तो आधार समान और एक आधार असमान, एक प्लस में और एक माइनस। पहला केस नंबर 1, आधार यानी बेस समान हो। अब वहां क्या, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको यहां पर। एग्जांपल नंबर 10 देखो, पहला देख लीजिए, 9 की घात 2, 9 की घात 3, 9 की घात 6, 9 की घात 12। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम। इसी का ही दूसरा पार्ट कि 5 की घात -7, 5 की घात -4, 5 की घात -1 और 5 की घात -5। इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा? वहां हमने पढ़ा था हाईएस्ट, तो वहां हमने घात ली थी सबसे छोटी, और यहां पढ़ रहे लोएस्ट, तो यहां आप लोग घात लेनी है सबसे बड़ी। तो यहां सबसे बड़ी 9 की घात कौन है? 12। 9 की घात कौन है? 12। यहां माइनस में सबसे बड़ी घात कौन सी है?
1। परसों ही मैंने आपको रटाया था, अभी क्लास में कुछ हाथ ऊपर की है, तो यहां आपकी हो जाएगी -1, क्योंकि -7 छोटी है, -1 बड़ी। उस समय अपन ने -1 नहीं लेके -15 ली थी, क्योंकि एचसीएफ में हमें घात लेनी होती है छोटी, एलसीएम में हमें घात लेनी होती है बड़ी। चलो, तो ये आपकी टाइप होगी 1। अब यहां पर दूसरा केस, ये तो आधार समान हो गया। यदि आधार यानी बेस असमान हो, तब क्या करते? तो भाई ये बताओ, इसके लिए ये करते, पीछे जाके इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपके काम आ जाएगा। चलते चलते पढ़ते रहो। जैसे ये हो गया इसका एग्जांपल नंबर आपका 11। एग्जांपल नंबर 11 में जैसे 4 की घात 2 तथा 5 की घात 3 का लेस, अलग अलग आधार दोनों का ही क्या है, अलग अलग। अरे भाई आधार अलग है, तो 4 को आप 4 गुणा 4 2 बार लिखोगे, और 5 को 5 गुणा 5 गुणा 3 बार लिखोगे। इनका जो भी आएगा वो इनका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आधार अगर असमान है तो सभी का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। केवल इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर आपके कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो लास्ट, यानी आपकी टाइप नंबर 8, सबसे लास्ट ही लास्ट। टाइप नंबर 8 क्या है भाई, घातांक पढ़ लिए। अब आपके पद हैं एक पदीय बीजीय व्यंजक। इनके सवाल पूछे जाते हैं विशेष करके वनरक्षक, वनपाल और पटवार और एसएससी। रेलवे बहुत कम सवाल पूछते हैं। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो यहां इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, एक पदीय बीजीय, भाई मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, बीजीय व्यंजकों का लेस। अब आप कहोगे क्या, अब ये क्या है भाई? आप संख्या के समान सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों का गुणनफल के बराबर इनका लेस होता है। अब इनकी सबसे मोटी रामायण है, वो साहब आपको याद ही रखनी पड़ेगी, और वो याद ये रखनी पड़ेगी क्या है, मैं मेरी जितना मेरे से प्रयास हुआ आसान करने का, मैंने आसान करने की कोशिश की। वो क्या है कि संख्या के समान ही सभी संख्याओं के समान ही, जैसे अपन संख्याओं को निकालते थे, नहीं निकालते थे, जिस प्रकार संख्याओं को निकालते, जैसे 18, 24, 32 का कैसे निकालते थे, वैसे इनका ही निकालते हैं। तो संख्याओं के समान ही सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों का गुणनफल ही लघुत्तम समावर्तक होगा। क्या है, संख्याओं के समान। अपन ने शुरू में पढ़ा, शुरू की वापिस जाके देखो, अपन ने अधिकतम घात 2 की घात 2 थी, 2 दिया था, 3 की घात दिया, 5 की घात 2 ली थी, याद आया? तो मैंने लिख दिया कि संख्याओं के समान ही सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों का जो गुणनफल होगा वही इनका क्या होगा, लसक होगा। और इनका उदाहरण आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर आपका 12 क्या है भाई, कि x की घात 5 और y की घात 5 और x की घात 4 और y की घात 2 का लेस। x की घात 4, ये x की घात 3 है, सॉरी है ना, x की घात 3, y की घात 5, x की घात 4 और y की घात 2 का लेस। मैंने क्या बोला था, संख्याओं के समान ही सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घात
x की सबसे ऊंची घात कितनी है? 4। y की सबसे ऊंची घात कितनी है? ऊंची घातों का गुणनफल जब कोई निशान नहीं होता, ये किसमें होती? गुणे में। का इनका क्या होगा? तो इन दो राशियों का ये लेस है। संख्याओं के समान सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों का गुणनफल ही उनका क्या होगा? लेस होगा। अच्छा, अगला इसका एक और उदाहरण देख लीजिए आप। इसका 13वां यहां लिख दो, ऊपर यहां लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? 18x की घात 4, y की घात 3 और z की घात 5 और 30x की घात 3, y की घात 4 और z की घात 2 का लेस है क्या? भाई ये सवाल आया हुआ है, और ये सवाल आया हुआ है ASI BSF डिपार्टमेंटल एग्जाम 2016। क्या कह रहा है? पहले इन सारी चीजों को पूछिए कि आपको 18 और 30 का लेस से पूछा जाता तो आप कैसे निकालते? कि साहब हम ऐसे निकालते। ऐसे ही निकालते। 30 और 18 के ऐसे ही निकालते। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पौंड, 18 पौंड कितनी होती है भाई? 8 5 40 4 90 होती है ना। तो 18 और 30 का लेस कितना आया? 90 हो गया। अब x की सबसे बड़ी घात क्या है? 4। y की बड़ी घात कितनी है? इधर से आई 4। z की बड़ी घात कितनी है? 5। ये इनका क्या हो गया? लेस हुआ। लेस है। पहले हमने संख्याओं की बड़ी घातें ले ली, तो संख्याएं तो न तो 18 में 30 का भाग, न 30 में 18 का भाग, हमने इनका लेस निकाला, कितना आया? 90 आ गया। फिर इनकी अपने बड़ी संख्या ले ली। अब अगर इसी तरह से ही आपका एग्जाम्पल नंबर 14वां और आखिरी देख लो, क्या है? बहुत ही मजेदार। 8 a की घात 2, b की घात 2 और c। ये सवाल आया हुआ है। 16 a b और d का लेस ज्ञात करो। और ये आया हुआ है किसमें? सी टेट में 2018 2020। इस सवाल की बैक टू बैक सी टेट में पुनरावृत्ति हुई है। अब आप देख, लेवल 2 हुई है। अब देखो 8 और 16, 8 और 16 का 16 हो गया, क्योंकि दोनों से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। 8 से भी विभाजित और 16 से भी पूर्ण विभाजित। a की घात अधिकतम कितनी है? 2। b की अधिकतम घात कितनी है? c की कितनी है? और इधर आ गया। अब आप ये कहते हैं कि इधर d नहीं है और इधर c नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास चर कितने हैं? 4 है, a b c और d। यदि अगर c की इधर 1 है और इधर 3 होती तो इधर से 3 लिख देते, लेकिन इधर 3 नहीं, तो अधिकतम c की कितनी है? 1 लिख दी। और d की भी अधिकतम कितनी है? ये इनका लेस। ये आपका एलसीएम और एचसीएम दोनों ही पूर्ण रूपेण पूरे हो गए। अब इसके बचे हैं सवाल, और एलसीएम और एचसीएफ
इन दोनों के मध्य संबंध, इसके ऊपर आएगी अपनी अगली क्लास कल। इस क्लास को और पिछले वाली क्लास को मेरा आप सभी से निवेदन है, एक एक बार दोबारा देख लेना। जीवन में कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और गांव में उन गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर जोड़ें। उन्हें यह कह दीजिए कि फालतू की क्यों कोचिंगों में जाके अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। गणित, रीजनिंग और साइंस में आपकी करवा दूंगा यदि आप 6 महीने मेरे साथ रुक जाओ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।